नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बकरीद आते ही देश भर में नफरत का माहौल खराब करने लगते हैं कुछ चिंटू लोग। बकरा कट गया शोर मचाने लगते हैं, जैसे बकरा सिर्फ मुसलमान काटते हैं। 3 दिन पहले मैं बकरा खा रहा था, मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, तो मेरी जो कुली है पिया, वो रील बना रही थी, देखो बकरा बकरा खा रहा है। इस तरह की मजाक कर रही थी वो। अभय दुबे जी से मैंने बातचीत की, मैंने कहा आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप भी बकरा खाते हो, मैं भी बकरा खाता हूँ। अभय जी ने कहा बंगाल में तो बड़ी अजीब स्थिति है। वहां पे एक हिंदुओं की एक जाति है, वो लंबे समय तक गाय पालती थी, क्योंकि गाय की कुर्बानी दी जाती थी। बंगाल में जायज है, गोवा में जायज है, पूर्वोत्तर राज्यों में जायज है। बताइए मोदी जी, ये देश में कानून नहीं ला सकते कि पूरे देश में गाय नहीं काटी जाएगी कहीं? यहाँ पे मम्मी और वहां पे यमी। बंगाल में अजीब स्थिति है। अब हिंदू लोग जाके कह रहे हैं मुसलमानों से, भाई गाय खरीद लो, दे दो कुर्बानी में, धंधा बंद हो जाएगा। अब है जी ने कहा क्या राजनीति हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। शानदार बातचीत की अभय दुबे जी से, जानेंगे हम क्या है सुप्रीम कोर्ट का भी खेल और क्या है राजनीति का रंग। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल आपका अपना है, सरकार के निशाने पे रहता है। हमारा फेसबुक पेज बंद है, हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, फिर इससे मुकदमा कर रहे हैं। हमारे भाग में शायद मुकदमा मुकदमा लिखना है, लिखा है लड़ना, लड़ते रहेंगे क्योंकि आपका साथ मिलता रहेगा। तो थोड़ा साथ और दीजिए, नीचे ज्वाइन बटन लगा हुआ है, इसको दबाइए। 200-250 रुपए हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपकी मदद के बिना हम बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अभय द्विवेदी जी, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो मैं सीधे टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ मामलों का जिक्र मैं जरूर करूंगा। रंजन गोगोई थे चीफ जस्टिस। एक महिला ने शिकायत करी थी, यौन शोषण की शिकायत थी। रंजन गोगोई के उन फैसलों पर आज भी सवाल उठते हैं जो उस महिला की शिकायत के बाद उन्होंने लिए थे। बाद में वो महिला गायब हो गई, कुछ विवादित फैसले सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए, और उसके बाद गोगोई साहब राज्यसभा चले गए। चंचूर साहब आए थे। लगातार लोकतंत्र की बड़ी बड़ी आस्थाएं होंगी। चंडीगढ़ में लाइव बेईमानी पकड़ी थी उन्होंने, ईवीएम की बड़े बड़े टिप्पणी की थी। हमको लगता था कि जो बेईमानी कर रहा है अफसर वो जेल चला जाएगा, लेकिन मामला टिप्पणियों तक सीमित होकर रह गया। चंचूर साहब ने कहा था कि किस तरह बेईमानी होती है और पैसा किस तरह लिया जाता है, तो लगा कि ये हजारों करोड़ का जो पैसा लेती है पार्टियां, ये अब घेरे में आ जाएंगी, वो सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन कोई पैसा वापस नहीं हुआ। 2-2 हजार रुपए करके करोड़ रुपया सरकारें पार्टियां लेती रहीं। और बाद में चंचूड़ साहब के घर में गणेश आरती करने के लिए विश्व गुरु पहुंच गए, और फिर चंद्रचूड़ साहब को एक बड़ा सा बंगला आवंटित हो गया। मेरा सूर्यकांत जी की मंशा पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन काकरोच पार्टी ने कुछ मुंह का जायका तो खराब कर दिया है। एसआईआर को लेकर जो फैसला आया है, उससे देश भर में बहस छिड़ गई है। योगेंद्र यादव ने एक विवादित फैसले से तुलना कर दी है उनकी, और कहा है कि यह फैसला लोकतंत्र पर आघात पहुंचाने वाला है। 27 लाख वोट कटे थे बंगाल में, और बंगाल का चुनाव इधर का उधर हो गया। एसआईआर को कैसे वैध ठहराया जा सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा। हो सकता है, मैंने एलएलबी जरूर कर ली है, लेकिन मुझे कानून का ज्ञान कम होगा, सूर्यकांत जी को ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। आपको क्या लगता है, इस फैसले पे सवाल उठाने चाहिए, या ये मीलॉर्ड का फैसला है, इसे चुपचाप आंखें बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर ये मान लेना चाहिए कि देश में अब एक विरोध की ऐसी अग्नि भड़क रही है जो ऊपर से सतह से शांत दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं धरती के भीतर एक ज्वालामुखी एक आकार ले रहा है जो कभी भी फट सकता है। आपका क्या मानना देखिए संजय जी, आप तो एलएलबी हैं, डिग्री होल्डर हैं, डिग्री धारक हैं। मैं तो एलएलबी भी नहीं हूँ। मैं तो एक कानूनी कार्रवाई कानून से काफ़ी कुछ नाजानकार, जो सामान्य ज्ञान होता है कानून का, वही मुझे है। लेकिन मैं एक राजनीतिक समीक्षक हूँ। कुछ-कुछ बातें मुझे पता हैं, जिनके आधार पर मैं इस फैसले के बारे में कुछ बातें कह सकता हूँ। फैसले को गलत बताना या उसमें से नुक्स निकालना मेरा मकसद नहीं है। जो मेरा मकसद ये है कि मैं उन पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाऊँगा, जो मुझे लगता है कि यह फैसला लेते समय उन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया, या उनकी उपेक्षा कर दी गई, जानबूझ के की गई, या धोखे में उपेक्षा हो गई। धोखे में तो कोई उपेक्षा हो नहीं सकती। सबसे पहली बात जो मैं ये मानता हूँ कि एसआईआर को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को वैध बताते समय
क्या इस बात का ध्यान रखा गया कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख से ज्यादा वोटरों के बारे में चुनाव आयोग ये तय नहीं कर पाया कि वो वोटर हैं या नहीं है? अगर वो उनको अवैध घोषित कर देता और कह देता ये वोटर नहीं है, तो वो जिस वोटर लिस्ट को बना रहा था, नई वोटर लिस्ट को, वो वोटर लिस्ट कंप्लीट हो जाती, संपूर्ण हो जाती। चुनाव आयोग ने उन 27 लाख वोटरों को न वैध घोषित किया, न अवैध घोषित किया। इसका सीधा मतलब मेरी निगाह में यह है, काबिल लोग मुझे गलत ठहरा सकते हैं, मेरी निगाह में यह है कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए जो नई मतदाता सूची बना रहा था, वो मतदाता सूची अपूर्ण रह गई। जैसे ही मतदाता सूची अपूर्ण होती है, वैसे ही 1950 के लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत ये बाध्यता होती है चुनाव आयोग के सामने कि वो उस मतदाता सूची के मुताबिक चुनाव न करवाए, बल्कि अपूर्ण मतदाता सूची के तहत चुनाव न करवाए, तो बल्कि उससे पहले जो सूची थी उसके तहत चुनाव करवाया जाए। और इसमें लोक प्रतिनिधित्व कानून किसी अपवाद का इस्तेमाल नहीं करता, किसी किंतु परंतु का इस्तेमाल नहीं करता। वो स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। वो ये मानता है कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है कि वो कभी भी मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए कोई अभियान छेड़ सकता है, कोई कवायद शुरू कर सकता है, कोई कार्यक्रम ले सकता है। लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले वो अपने कार्यक्रम को संपूर्ण नहीं कर पाता, तो उसे पुरानी सूची के मुताबिक चुनाव कराना चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल के मामले में ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो कोई मुझे बताए कि मैं गलत कह रहा हूं। ऐसा हुआ? वो 27 लाख वोटरों की स्थिति इस वक्त क्या है? वो 27 लाख वोटर क्या वोटर अवैध घोषित कर दिए गए, या वो वैध घोषित कर दिए गए? और आज की तारीख में वो वैध या अवैध घोषित किए जाते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जिस समय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और उसकी तारीखें, यानी पर्चा वापस लेने की अंतिम तारीख निकल चुकी थी, उससे पहले यह काम होना चाहिए था, क्योंकि उसी के तुरंत बाद वो जो बनी हुई मतदाता सूची है वो पार्टियों को दी जाती है। ऐसा नहीं किया गया। ऐसा क्यों नहीं किया गया, मुझे नहीं मालूम। इस सवाल के ऊपर गौर किया जाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न के ऊपर गौर किया? और ये बात आज जो मैं कह रहा हूं, ये उस वक्त भी मैंने 4 PM के मंच पे कही थी। मैंने ही नहीं, चुनाव के कई जानकारों ने ये बात कही थी, लेकिन मतदाता सूची पूरी नहीं बनी। 27 लाख वोटर हवा में अटके हुए हैं। ये 1-2 वोटरों का मामला नहीं है, 27 लाख वोटरों का मामला है, वो हवा में अटके हुए हैं। उन्हीं 27 लाख वोटरों के मामले का निस्तारण करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके अपने ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, जिनको जुडिशियल ऑफिसर, जिनके इंचार्ज नियुक्त किए गए थे, वो जुडिशियल ऑफिसर भी उस काम को पूरा करने में असमर्थ रहे। मुश्किल से 6, 7, 8 हजार लोग ही मतलब उसमें उन ट्रिब्यूनल के जरिए निस्तारित हो पाए। मेरा कहना यह है कि जो कानून का या सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कह सकता है कि भाई वो कानून में ये जो खास प्रावधान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये प्रावधान यहां लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता, ये बताया जाए। देखिए, ऐसा आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि किसी प्रदेश की मतदाता सूची में से 27 लाख वोटरों की नागरिक की हैसियत जो है वो संदिग्ध हो गई हो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि विद्वान न्यायाधीशों ने अपने फैसले में ये कहा है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है और चुनाव आयोग को लोगों की नागरिकता जांचने का भी अधिकार है। लेकिन जब वो लोगों की नागरिकता जांचेंगे तो उसका असर केवल उनका वो लोग मतदाता सूची में नाम रखने या न रखने तक ही सीमित होगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग कह देगा ये नागरिक नहीं है तो वो नागरिक नहीं रह जाएंगे। जो मैं समझ पाया हूं वो ये है। अच्छा, अब मैं यहां से थोड़ी सी इस चर्चा को विश्लेषण में ले जाना चाहता हूं।
पहले तो मैंने कानून का सवाल उठाया था, उसमें विश्लेषण का कोई पॉइंट नहीं है। जो पहला पॉइंट मैंने उठाया था लोक प्रतिनिधित्व कानून का, वो एनालिटिकल पॉइंट नहीं है, वो तो सीधे सीधे कानून का मसला है। या तो कहा जाए इस कानून को हम नहीं मानेंगे, इस खास कोई पश्चिम बंगाल का चुनाव कोई अपवाद है, हम इस कानून को अपवाद स्वरूप नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं कहा गया। अच्छा, दूसरा सवाल उठा रहा हूं, वो विश्लेषणात्मक पॉइंट है, विश्लेषणात्मक मुद्दा है। वो ये है कि जब आपने किसी एक नागरिक को, किसी एक वोटर को नागरिक न मानकर उसका वोटिंग अधिकार छीन लिया, यानी उसका मतदाता सूची में से नाम काट दिया, तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसका सब सर्व प्रमुख राजनीतिक अधिकार छिन गया। वोट देने का अधिकार जो संविधान ने दिया था, वो अधिकार उसका उसी वक्त छिन गया। जब किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति वोटर ही नहीं रहेगा, तो उस व्यक्ति को नागरिक के दूसरे अधिकार कैसे प्राप्त होंगे? मतलब ये कौन सी परिभाषा हुई कि एक व्यक्ति को नागरिक होने का एक अधिकार प्राप्त नहीं होगा और दूसरे अधिकार उसको मिलते रहेंगे? ये क्या संभव है? भाई, एक व्यक्ति अगर नागरिक नहीं है, उसकी नागरिकता संदिग्ध चुनाव आयोग, जो कि संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग कोई छोटी मोटी साधारण संस्था नहीं है, उसने कहा भाई हम आपको नागरिक नहीं मानते, इसलिए हम आपका मतदाता सूची में से नाम काट रहे हैं। अब आप बताइए, उस व्यक्ति को नागरिक होने के दूसरे अधिकार कैसे प्राप्त होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव आयोग उसको नागरिक अगर नहीं मानेगा तो केवल उसका मतदाता सूची में से नाम ही निकाल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। उसको गैर नागरिक नहीं घोषित कर सकता, उसको घुसपैठिया घोषित नहीं कर सकता चुनाव आयोग। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? मेरा प्रश्न यह है। जब एक संवैधानिक संस्था ने अपनी कथित जांच पड़ताल का सहारा लेकर, उसके पास एक जांच पड़ताल की मशीनरी है जिसके जरिए ये उसने एसआईआर करवाई है, उसके जरिए उसने कह दिया कि भैया इस व्यक्ति के नागरिक होने पर हमें यकीन नहीं है, हम इसका मतदाता सूची में से नाम काटते हैं। अब जब जनगणना के कर्मचारी उस व्यक्ति के पास जाएंगे और अगर वो उससे पूछते हैं कि क्या आप वोटर हैं, तो ये तो नहीं कह पाएगा कि हम वोटर हैं। आप वोटर क्यों नहीं है? क्या वो 27 लाख लोगों में शामिल हैं जिनके बारे में तय नहीं है कि वो वोटर हैं कि नहीं है? बोला नहीं साहब, हमारा तो वोटर मतदाता सूची में से नाम निकाल दिया गया। क्यों नहीं नाम निकाल दिया गया? चुनाव आयोग हमको नागरिक मानते ही नहीं है। अब आप बताइए, उसका जनगणना में भी इसकी गिनती नहीं होगी, तुरंत वो लोग जनगणना में गिनती करने से इनकार कर देंगे। अगर वो अपने जवान बेटे को कहीं एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ठेला लगवाना चाहता है, उसको कोई दुकान खुलवाना चाहता है, उसके लिए कर्ज चाहिए, तो कोई भी संस्था उसको कर्ज नहीं देगी, क्योंकि उसके पास तो सिटीजनशिप का प्रमाण ही नहीं है। चुनाव आयोग ने उसकी सिटीजनशिप पर कट्टा लगा दिया है। सवालिया निशान नहीं, सवालिया निशान तो 27 लाख लोगों में लगा हुआ है, उस पर कट्टा लगा हुआ, क्रॉस लगा हुआ, ये नहीं है नागरिक। तो फिर ये जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, इसका मतलब क्या रह जाता है? ये सब बातें मैं सामान्य ज्ञान के लिहाज से कह रहा हूं। संजय जी, आप बताइए इसमें गलत बात क्या है? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ये बिल्कुल भारत के नागरिक के लिए अधिकार है। अगर चुनाव आयोग कहता है कि अभय कुमार दुबे इस देश के नागरिक नहीं है, इसलिए हम इनको मतदाता सूची में इनका नाम काटते हैं, उसके बाद हम किस अधिकार से अन्य मंचों पर अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अर्जी देंगे? और हम अर्जी देंगे तो उसके साथ में कौन सा प्रमाण पत्र लगाएंगे? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि जो आधार है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। चुनाव आयोग ने कह दिया है ये जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, ये चुनाव आयोग ने कह दिया। अगर हम कहीं भी वो लगाएंगे आधार, तो वो हमारी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होगा। तो ये जो दो बातें हैं, एक तो लोक प्रतिनिधित्व कानून वाली बात, इसकी सफाई मिलनी चाहिए। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अपने आप को पूरी तरह गलत तब मानूंगा जबकि इसकी सफाई मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग किसी को नागरिक मानने या ना मानने का अधिकार नहीं रखता सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद किसी को नागरिक न मानकर उसका वोट काटने का अधिकार रखता है। ये बातें जो है ना, वो अंतर्विरोध, दोनों बातें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। मेरा कहना यह है। अब तीसरी बात, मैं आपसे, मेरे को कुछ और बातें कहने के लिए, अब मैं तीसरी बात ये कहता हूं कि क्या चुनाव आयोग ने इन प्रश्नों के ऊपर, अदालत ने
इन प्रश्नों के ऊपर विचार किया कि बिहार में जब, क्योंकि ये मसला तो बिहार में एसआईआर हो रही तब सामने आया था ना अदालत के, कि बिहार में जब एसआईआर हो रही थी तो वहां पे जीविका दीदियों को, जो कि सरकारी कर्मचारी थी, जो राज्य सरकार की कर्मचारी थी, इनकम्बेंट गवर्नमेंट की कर्मचारी थी, जीविका दीदियों को चुनाव आयोग ने अपने वेतन पे, अपने पैसे, अपने खर्चे पर सब जगह नियुक्त किया गया, हर मतदान केंद्र के ऊपर। और वो जीविका दीदियां सरकार की जो 10,000 रुपए की किस्त देने वाली योजना थी, उस किस्त देने वाली योजना का लंबे अरसे से महिलाओं के बीच में प्रचार कर रही थी। उनको नियुक्त करते ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह हर मतदान केंद्र पर महिलाओं को गोलबंद करते हुए दिखी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आपने जीविका दीदियों को नियुक्त क्यों किया? हो सकता है चुनाव आयोग के पास एक मजबूत तर्क हो कि वो जीविका दीदियों को नियुक्त करने के पीछे हमारा तर्क है, लेकिन क्या ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया? मेरा प्रश्न ये है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या ये चुनाव आयोग से ये प्रश्न पूछा गया? दूसरा, जब आदर्श चुनाव संहिता लगी हुई थी उस वक्त बिहार में 10,000 रुपए की एक किस्त महिलाओं में बांटी गई। चुनाव आयोग ने उसके लिए, मुझे पता चला है कि विशेष अनुमति दी थी। क्या चुनाव आयोग से पूछा गया कि आपने ये विशेष अनुमति आदर्श चुनाव संहिता के दौरान वो किस्त बांटने के लिए देने का आपका आधार क्या था? हो सकता है चुनाव आयोग के पास एक मजबूत तर्क हो इसके लिए, लेकिन क्या ये सवाल उनसे पूछा गया? क्योंकि हम ये जानते हैं आदर्श चुनाव संहिता के मुताबिक पहले से चली आ रही जो योजनाएं हैं, वे योजनाएं जो कि कुछ दूसरे किस्म की योजनाएं होती हैं, उन्हीं को केवल किया जा सकता है, बांटा जा सकता है उसके दौरान। इस तरह की योजनाएं जो चुनाव के दौरान ही घोषित की गई हैं, उनको नहीं बांटा जा सकता। मैंने सिर्फ ये 2 उदाहरण दिए हैं जीविका दीदियों के मसले के ऊपर। क्या चुनाव आयोग से अदालत ने सफाई मांगी? क्या आदर्श चुनाव संहिता के दौरान 10,000 रुपए की किस्त बांटने के मामले में चुनाव आयोग से सफाई मांगी? क्या चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से इस बात की सफाई मांगी कि विश्व बैंक द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल 10,000 रुपए की किस्त देने में क्यों किया गया? ये बिना केंद्र सरकार के निर्देश, केंद्र सरकार के कहने के, केंद्र सरकार जब तक अनुमति न दे विश्व बैंक के पैसे का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये क्यों किया गया? ये 3 सफाइयां क्या अदालत ने मांगी केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से? ये 3 प्रश्न है मेरे। बिल्कुल ठीक बात है और बिल्कुल जायज क्वेश्चन है। 5 सवाल हैं इस फैसले के ऊपर, वो और बिल्कुल जायज सवाल है और लोकतंत्र में ये सवाल शायद हर नागरिक को पूछना भी चाहिए। बात लोकतंत्र की कर रहे हैं, राजनीति की कर रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है पार्टी को बचाने के लिए। जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें यह आ रहा है कि ममता पार्टी के कई सांसद बगावत करने जा रहे हैं। 2/3 की संख्या इकट्ठी की जा रही है। बीजेपी का एक ऑपरेशन शुरू हो सकता है बंगाल में। इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है बंगाल के चुनाव के बाद कि वो अपने साथियों को कैसे इकट्ठा रखे और वहीं पे जो बचे कुचे हैं उनको बीजेपी तोड़ेगी। अगर ये सांसदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, नीतीश कुमार गायब हो गए, लोग भूल गए कि नीतीश कुमार नाम का कोई नेता हुआ करता था। बिल्कुल खाली, बिल्कुल बेकारी हो गए वो। चंद्रबाबू नायडू के लिए खतरे की घंटी है कि सांसदों की संख्या पूरी हो गई, विलय हो गया। उसके बाद में जो बैसाखी की सरकार है, जैसी ही पूर्ण बहुमत में आएगी, कुछ और कड़े फैसले ले सकती है। चंद्रबाबू नायडू की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो सकती है। क्या लग रहा है आपको बंगाल के खेल का राजनीति पर क्या असर पड़ने जा रहा है? देखिए, बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी की पराजय हुई उसी वक्त मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी को बिखरने से और सिकुड़ने से रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति की परंपरा अलग तरह की है। बंगाल में जो पार्टी चुनाव हारती है उसकी यही दुर्गति होती है। सीपीएम की, ममता बनर्जी ने यही दुर्गति की थी। सीपीएम ने कांग्रेस की यही दुर्गति की थी। और पिछले चुनाव में जब ममता बनर्जी ने बीजेपी को हरा दिया था तो ममता बनर्जी ने बीजेपी की भी यही दुर्गति की थी। अब ममता बनर्जी की भी वही दुर्गति हो रही है। यह संभव है बचना। अच्छा, जहां तक ममता बनर्जी के संसदीय दल का सवाल है, उसके बारे में भी मैंने कहा था कि इस संसदीय दल को स्प्लिट किया जाएगा।
ज्यादा संभावना है कि द्रमुक, तमिलनाडु में द्रमुक के संसदीय दल को भी स्प्लिट किया जाए। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने द्रमुक के संसदीय दल को स्प्लिट कर दिया, उसको तोड़ दिया, तो तमिलनाडु में उसके पास सांसद हो जाएंगे और उन सांसदों के जरिए वो तमिलनाडु की राजनीति में, जहां अलग थलग पड़ी हुई है, कमजोर है बहुत, एक हस्तक्षेप कर पाएगी। और ये स्प्लिट करके, इनमें विभाजन करके, द्रमुक संसदीय दल में और टीएमसी संसदीय दल में विभाजन करके मोदी सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत की सरकार बन जाएगी। उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा, फिर चंद्रबाबू नायडू के पास जो अभी एक बार्गेनिंग चिप है, जिसके जरिए वो कभी कभी वहां से कुछ अतिरिक्त पैसा, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, कुछ अतिरिक्त पैसा वैसा ले लेते हैं वहां से, तो वो भी बार्गेनिंग चिप भी उनके पास खत्म हो जाएगी। भाजपा उनको ठोकर मार के एनडीए से नहीं निकालेगी। क्यों निकालेगी भाजपा ठोकर मार के एनडीए से? वो एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन उनकी कोई औकात एनडीए में नहीं रह जाएगी। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार की पार्टी कितने दिनों की मेहमान है, हम लोग केवल उंगलियों पर गिन सकते हैं। बिहार में चूंकि जनाधार इस तरह का, जनता का समर्थन का जो विन्यास है वो इस तरीके का है कि नीतीश कुमार की पार्टी को अगर बीजेपी तोड़ भी दे तो जरूरी नहीं है कि जो अति पिछड़े वगैरह है वो बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए बीजेपी वहां संकोच करती है ये करने के लिए। जहां पर ये संकोच नहीं होगा, वहां पर जिस दिन संकोच नहीं रहेगा उस दिन नीतीश कुमार की पार्टी नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है। और उधर बकरीद को लेकर हर बार की तरह इस बार भी उत्पात हुआ कई जगह। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तमाम हिंदू संगठनों को इसी दिन बकरा क्यों याद आता है। मैं तो आराम से 3 दिन पहले मैं बकरा खा रहा था, तो वो मैं आजकल ब्लॉगिंग करता हूँ जस्ट संजय पे, तो बड़ी मजेदार व्यंग वाली कुछ रील बनाता हूँ। तो मेरे संग जो काम करती है पिया, उसने मेरे को बकरा का एक वो पीस खा रहा था, चुपचाप वीडियो बना दिया और रील आ रही है को बकरीद पे किसी बकरे ने बकरे को खाते हुए देखा है। मैं तो मजाक कर रहा था, आराम से 3 दिन पहले बकरा खा रहा था मैं। और तमाम हिंदू खाते हैं, तमाम पंडित खाते हैं, आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ, हम दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों खाते हैं। कामाख्या देवी में लगातार बलि दी जाती है। मैं कलकत्ता में माँ काली के दर्शन करने गया, उसके मंदिर में एक भैंसा और एक बकरा रोज बलि दी जाती है। हमारे शास्त्रों में कई जगह बलि का जिक्र है। तो ये बकरे की याद केवल इनको बकरीद पे क्यों आती है? मैंने कुछ साल पहले स्टोरी करी थी, तब भी उत्तर प्रदेश में था बकरीद बकरा, तो मैंने एक वीडियो डाला था। एक लुलु मॉल है, उसका उद्घाटन कर रहे थे योगी जी, उनके संग बैठे हुए जा रहे थे लुलु के मालिक के संग। तो मैंने लिखा था कि ये जो लुलु मॉल के मालिक के संग योगी जी जा रहे हैं, ये मालिक जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस चलाते हैं, हजारों जानवर रोज काटे जाते हैं, और बकरीद के दिन योगी जी इनकी गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं और हम लोग एक बकरे पे रो रहे हैं। तो ये बकरा जो है, इनको संगठनों को याद क्यों आता है? एक जगह बड़ा खराब बात हुई कि एक सोसाइटी में जहाँ कुछ बकरे लाए थे कुर्बानी के, कुछ उग्र हिंदू अपने आप को नारा लगाते, भगवान का नारा लगाते हैं, इतने गंदे काम करते हैं, सूअर लेकर आ गए वहां पे, क्योंकि मुसलमानों को इस जानवर से बड़ी आपत्ति है। इस तरह के विवाद, इस तरह के फसाद किसी त्योहार पे खड़ा करना, कुर्बानी कितनी पवित्र की चीज होती है, कुर्बानी अपने प्रिय की कुर्बानी इस्लाम में जो जिक्र है, और हिंदू शास्त्रों में भी जिक्र है कि आप आसक्ति से विरक्ति की ओर जाते हैं जब अपने प्रिय की कुर्बान कर देते हैं, अपनी भावनाओं को कुर्बान कर देते हैं। ये जो फसाद है, ये क्या खून में शामिल हो गया कुछ उपद्रव गुंडों की, कुछ उपद्रवियों की, कि हर त्योहार पे मुस्लिम को टारगेट करना है? ये कब तक बंद होगा इस देश में, या हुआ ही नहीं? ये तो महीने भर पहले से योजना बनने लगती है संजय जी। बकरीद आने से, अब देखिए जो ईद होती है, मीठी ईद, जिसमें कुर्बानी नहीं दी जाती, जो ईद उल फित्र होता है, ईद उल जुहा है, ईद उल फित्र के वक्त आपको इस तरह की बात नहीं कही जाती। ईद उल फित्र के वक्त जोर ये रहता है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ जो है ना, वो कुछ मतलब बात उठाई जाए, हंगामा किया जाए, कुछ समस्या खड़ी की जाए। यहाँ पर वो बकरीद के पहले समस्या खड़ी करना ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें कुर्बानी दी जाती है। तो पहले से सब ये योजना बना ली जाती है ताकि एक मुसलमान विरोधी माहौल बनाया जा सके। हमेशा बनाते ही रहते हैं, लेकिन बकरीद एक अच्छा मौका है उनके लिए। उनका मानना है कि उपयोगी मौका है, लाभप्रद मौका है मुसलमान विरोधी माहौल बनाने का। अब इसके अंदर एक दिलचस्प बात मैं बता दूं कि बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां पर गो हत्या के ऊपर रोक नहीं है। देश में 8 या 9 ऐसे प्रांत हैं जहां पर गो हत्या के ऊपर, मतलब गो काटने के ऊपर, गो का मांस खाने पर रोक नहीं है। उसमें केरल भी है, गोवा भी है,
बंगाल भी है, गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, अब तो बंगाल में ही बीजेपी की सरकार है, और उत्तर पूर्व के लगभग सभी प्रांत ऐसे हैं जहां पर गो हत्या के ऊपर, गाय काटने के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। और बकरीद के वक्त में बंगाल के मुसलमान पारंपरिक रूप से गायें काटते थे। ये बिल्कुल एक तथ्य है, इसको सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और वो गायें जो काटते थे, वो गायें आती कहां से थी? हिंदुओं की एक जाति है जो घोष, जिसका नाम घोष जाति है। वो लोग करीब 40 और 60% जो है ना, वो गाय वो पालते थे बड़े पैमाने पर। उन गायों को, उनकी योजना होती थी कि बकरीद के वक्त में वो मुसलमानों को बेचेंगे जो उनकी कुर्बानी देंगे। और करीब 30-40% मुसलमान भी गाय पालते थे कुर्बानी के लिए। अच्छा, जैसी बीजेपी की सरकार आई तो मुसलमानों ने कहा कि ये लोग बहुत तंग करेंगे बीजेपी वाले, और हम लोगों के लिए दिक्कत पैदा करेंगे, तो उनके संगठनों ने घोषित कर दिया कि हम इस बार गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। चूंकि गाय की उन्हें कुर्बानी नहीं देनी, तो गाय खरीदनी भी नहीं। अब गाय खरीदी नहीं तो वो घोष जो हिंदू जाति है, उनकी गायें बिकी नहीं। उनकी रेवड़ के रेवड़ रखे हुए, वो क्या करें उन गायों को? तो वहां पर दिलचस्प माहौल ये निकला कि बीजेपी की कार्यकर्ता ही मुसलमानों के बीच गए, अरे भाई क्या है, आप अपने गायें खरीद लो, जो करना हो करो। ये इन लोगों के पाखंड की और जलालत की ये सीमा है, आप इससे अंदाज लगाइए। यहाँ मम्मी और पूर्वांचल बंगाल में यमी। हाँ, ये इनकी सीमा है इनकी। ये बहुत बड़े गिरगिट हैं। ये उत्तर प्रदेश में कुछ और हैं, बंगाल में कुछ और हैं, गोवा में कुछ और हैं, केरल में कुछ और हैं। इनकी हिम्मत है कि गोवा में ये गोरक्षा के नाम पे चुनाव लड़ सकें? लड़के दिखाएं। ये उत्तर पूर्व में गोरक्षा के नाम पे चुनाव लड़ सकते हैं? लड़के दिखाएं। ये इनकी स्थिति है। ये तो गजब नाटक है, सिर्फ ऐसे लोग देश हैं, में नफरत फैलानी है, बस नफरत फैलाना, और बात नहीं, और कुछ नहीं। पेट्रोल डीजल की में आग लगी जा रही है, रुपया गिरा जा रहा है, दुनिया में भारत की बेइज्जती हो जा रही है। यहाँ पे बकरा ना कबाड़ा हो रहा है, और ये बकरा बकरा कर रहे हैं। ये बकरा बकरा, खुद बकरे हो गए हैं, तब भी बकरा बकरा कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और कितनी तार्किक बात कही। बताइए, कोई त्योहार आता है, देश की हालत खराब हो रही है, पेट्रोल डीजल में आग लग गई है, पूरा मुल्क तबाह हो रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते हिंदू की चूड़ी टाइट कर गए, लेकिन भाई लोगों को सिर्फ बकरा बकरा नजर आ रहा है। खुद बकरा बन गए हैं, लेकिन देश को बकरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस नफरत की राजनीति को आप खत्म कर सकते हैं। आगे आइए, खुलेआम कहिए कि मांस खाना अपराध नहीं है। कामाख्या देवी हो, बंगाल का काली माँ का मंदिर हो, वहां बलि दी जाती है, मांस प्रसाद में मिलता है, बड़ी संख्या में हिंदू खाते हैं, ब्राह्मण जो आप पूजा पाठ के लिए रखते हैं वो भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं, मेरे तमाम मित्र खाते हैं, बीजेपी के कई विधायक मेरे संग खा चुके हैं। पता नहीं क्यों खाने पीने को लेकर भी देश में एक नफरत की माहौल, नफरत की मंडी बना दी गई है देश में को। आपकी जिम्मेदारी है, इसको प्यार की मंडी में बदलिए। जितना हो सके मिलजुल के रहिए, प्यार बांटते चलिए। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।